नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का अपना उत्तर प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। खबरों की शुरुआत करेंगे। लखनऊ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुवार सुबह डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविल अस्पताल पहुंचे। यहां उन्होंने जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि आज डॉक्टर मुखर्जी की पावन पुण्यतिथि है। आज ही के दिन 1953 को मुखर्जी जी ने कश्मीर मुद्दे पर अपना बलिदान दिया था। उनका बलिदान भारत का बलिदान था, जिसने उस समय पूरे देश को झंझोड़ कर रख दिया था। सीएम ने कहा कि जो आंदोलन कश्मीर के लिए किया वो कांग्रेस के तुष्टीकरण की राजनीति के खिलाफ था। डॉक्टर मुखर्जी ने एक देश में दो प्रधान, दो विधान, दो निशान वहीं चलने देने की बात की थी। मुखर्जी जी ने एक नारा देश को दिया था, एक देश में दो प्रधान, दो विधान और दो निशान नहीं चलेंगे। और इसी बात को लेकर के उनका जो आंदोलन था, उनका जो अभियान था, उस अभियान को लेकर के जम्मू कश्मीर में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की गिरफ्तारी होती है और उनका बलिदान 23 जून 1953 को कश्मीर को बचाने के लिए, भारत की अखंडता के लिए आज भी जानी जाती है। आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि आज है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने माल्यार्पण उनकी प्रतिमा पर किया। सिविल अस्पताल में प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। पुण्यतिथि कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी इस दौरान के साथ मौजूद रहे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि आज है और इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया है। सिविल अस्पताल में उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया और इस कार्यक्रम में सीएम योगी के साथ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो कि जनसंघ के संस्थापक रहे, उनकी पुण्यतिथि पर उनकी प्रतिमा पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने माल्यार्पण किया। तस्वीरें आप देख रहे हैं और इस मौके पर सीएम के साथ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहे। सिविल अस्पताल में यह कार्यक्रम किया गया और इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहुंचकर प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का मामला केवल मुस्लिम समाज का नहीं है, जितनी भी रिलीजियंस कम्युनिटी हैं सभी का मामला है। सभी कम्युनिटी का प्रयास होता है कि वो अपने पर्सनल लॉ को फॉलो करें। भारत के संविधान ने प्रत्येक भारतीय को अपने धर्म को पालन करने का पूरा धार्मिक आजादी दी है। मजहब का पालन का करना मौलिक अधिकार, इसलिए मौलिक अधिकार को डायरेक्टिव ऑफ प्रिंसिपल से खत्म नहीं किया जा सकता है। कोर्ट का मसला सिर्फ मुसलमानों का मसला नहीं है, बल्कि जितनी भी रिलीजियस कम्युनिटीज हैं सबके अपने पर्सनल लॉज हैं और रोजमर्रा की जिंदगी में तमाम कम्युनिटीज इस बात की कोशिश करती हैं कि वो अपने पर्सनल लॉज पर अमल करें। और हमारे मुल्क के आइन और कॉन्स्टिट्यूशन और संविधान ने हर शहरी को अपने मजहब पर अमल करने का पूरा इख्तियार और पूरी मजहबी आज़ादी दी है। और मजहबी आज़ादी हर हिंदुस्तानी शहरी का फंडामेंटल राइट है और फंडामेंटल राइट को डायरेक्टिव प्रिंसिपल से ख़त्म नहीं किया जा सकता। इसलिए प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है कि अपने मुल्क में यूनिफॉर्म सिविल कोड को नाफिज किया जाए। और कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 25 to 30 इस बात की मजीद जमानत देते हैं कि किस तरीके से रिलीजियस कम्युनिटीज को पूरा तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया गया है। 15 जून को नौगांवा सादत थाना क्षेत्र के गांव उस्मापुर सादत में भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य मौलाना हबीब हैदर के गांव में आगमन हुआ था।
जिनके स्वागत में गांव के वर्तमान प्रधान रिजवान हैदर ने गांव के मुख्य मार्गों पर होर्डिंग लगवाए थे, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, शिक्षक, विधायक हरी सिंह ढिल्लों और जिले के बीजेपी के नेताओं के फोटो लगवाए गए थे, जिस पर गांव के ही असामाजिक तत्वों ने आंखें फोड़कर और गालिक पोतकर अपमान किया। वहीं ग्राम प्रधान रिजवान हैदर ने जानकारी देते हुए बताया कि इसकी शिकायत उन्होंने मुख्यमंत्री पोर्टल पर और थाना नौगावा सादत में की है, लेकिन अब तक उन असामाजिक तत्वों पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है, बल्कि उल्टा उन्हें ही असामाजिक तत्वों ने धमकी देना भी शुरू कर दिया है। ये मामला ये है कि मैं वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी में मंडल महामंत्री पद के ऊपर तैनात हूं और सन 90 से भारतीय जनता पार्टी में लगातार भारतीय जनता पार्टी की सेवा करता चला आ रहा हूं। तो मैं अभी 2-4 दिन पहले मेरे गांव में राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य पे पोस्टर लगे हुए थे, जैसे हरी सिंह ढिल्लों, संगीता चौहान, देवेंद्र नागपाल और माननीय मुख्यमंत्री और माननीय प्रधानमंत्री जी के होर्डिंग पे पोस्टर छपवाए थे। मैंने स्वागत किया था बड़े शानो शौकत से। तो जो मेरे गांव के समाजवादी के लोग हैं, समझी, वो होर्डिंग को रात में किसी टाइम भी उनकी आंखों को काला पीला कर गए, पोत गए स्याही से। अब खबर कानपुर से है, जहां रेलवे के सफाई कर्मियों ने जमकर बवाल काटा है, साथ में उनकी गुंडई भी देखने को मिली है। किसी बात को लेकर एक युवक को बीच सड़क चौराहे पर आधा दर्जन सफाई कर्मचारियों ने लात घूंसों से जमकर उसकी पिटाई कर दी। रेलवे में सफाई कर रहे खगोल कंपनी के आधा दर्जन सफाई कर्मियों ने सुतरखाने चौराहे पर युवक को लात घूंसों से जमकर पीटा। पीटने के बाद सेंट्रल स्टेशन सफाई कर्मी वहां से भाग निकले। इसके पहले भी कई बार वो अपनी मनमानी करते देखे गए हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, एक युवक की बीच सड़क पर जमकर पिटाई करते हुए कुछ लोग नजर आ रहे हैं और ये लोग हैं वो कोई और नहीं बल्कि कानपुर रेलवे स्टेशन पर काम करने वाले सफाई कर्मचारी हैं, जिनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। ये गुंडागर्दी का वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल है। कई बार पहले भी इस तरह के मनमानी कर्मचारी कर चुके हैं। कानपुर में नगर निगम चुनाव के बाद शुक्रवार को पहला सदन बुलाया गया। बता दें कि राष्ट्र गीत के साथ सदन की शुरुआत की गई। महापौर की अध्यक्षता में नगर निगम के होने वाले सदन में मुख्य एजेंडा केडीए बोर्ड सदस्यों का निर्वाचन का है। साथ ही सदन की शुरुआत करते हुए महापौर ने कहा कि हम चाहते हैं कि सर्वसहमति से सदस्यों का निर्वाचन हो जाए और इसके तुरंत बाद महापौर ने आधे घंटे के लिए सदन स्थगित करने की घोषणा भी कर दी। अब खबर कानपुर से है। लखनऊ हवाई अड्डे से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में कानपुर पहुंचे पुलेला गोपीचंद। बता दें कि पुलेला गोपीचंद एक भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। 2001 में चीन के चेन होंग को फाइनल में 15-12, 15-6 से हराते हुए ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में जीत हासिल उन्होंने की। अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन खिलाड़ी पुलेला गोपीचंद कड़ी सुरक्षा में लैंडमार्क होटल पहुंचे। साथ ही प्रमुख खेल सचिव नवनीत सहगल भी होटल पहुंचे। पुलेला गोपीचंद पद्मश्री और पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित हैं। पुलेला गोपीचंद के 2 दिनों की पाठशाला में द स्पोर्ट्स हब के खिलाड़ियों को वो टिप्स देंगे। राजधानी लखनऊ में इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के तत्वाधान में बकरीद की तैयारियों को लेकर एक अहम बैठक ईदगाह कमेटी, जिला प्रशासन, पुलिस कमिश्नरेट और नगर निगम की हुई, जिसमें
उपक्रम और सम्मानित शहरियों ने शिरकत की। इमाम ईदगाह मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने मीटिंग को संबोधित करते हुए कहा कि इस साल बकरीद 29 जून को मनाई जाएगी। उन्होंने लोगों से अपील की है कि लोग सड़कों पर नमाज ना पढ़ें और कुर्बानी का वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड ना करें। तो मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने यह बात कही है कि इस बार बकरीद 29 जून को है और कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे लोगों को परेशानी। तो ये मीटिंग की गई। पुलिस प्रशासन और ईदगाह कमेटी के जो लोग हैं, सदस्य हैं, वो इस बैठक में शामिल हुए। तमाम चीजों को लेकर इस बैठक में चर्चा की गई। आने वाली बकरीद को लेकर भी इसमें बातचीत की गई, चर्चा की गई। स्टेशन और ईदगाह कमेटी की मीटिंग हुई, जिसमें जॉइंट पुलिस कमिश्नर क्राइम और डीसीपी वेस्ट, डीसीपी सेंट्रल, डीसीपी और तमाम लोगों ने शिरकत की। और ये बात तय हुई कि हर साल की तरह इस साल भी बकरीद बहुत अच्छे माहौल में मनाई जाएगी। और इस सिलसिले में इस्लामिक सेंटर की तरफ से जो एडवाइजरी जारी की गई है, उसमें लोगों से गुजारिश की गई है कि बकरीद अच्छे माहौल में मनाएं और जाहिर सी बात है सिर्फ उन जानवरों की कुर्बानी करें जिन पे कोई कानूनी बंदिश नहीं है। और कुर्बानी करते वक्त कोई भी फ़ोटो ना बनाएं या वीडियो ना बनाएं, ना उसको सोशल मीडिया पर अपलोड करें। और उसी के साथ साथ नमाज में भी इस बात का पूरा एहतमाम करें कि नमाज ईदगाह के अंदर ही अदा की जाए, सड़क पे अदा ना की जाए। और उस सिलसिले में लोगों से ये भी अपील की जा रही है कि लोग वक्त से पहले ईदगाह तशरीफ़ ले आएँ, जिसमें कि उनको नमाज पढ़ने में कोई दिक्कत और परेशानी ना हो। नमाज इंशाअल्लाह 29 जून को ठीक सवेरे 10 बजे होगी। आज ही जो है ईदगाह कमेटी के द्वारा पीस कमेटी की आयोजन किया गया था। इसमें कमिश्नर ऑफ पुलिस लखनऊ कमिश्नरेट के नुमाइंदे के तौर पे शिरकत किया है मैंने, और डीसीपी वेस्ट ने भी और डीसीपी सेंट्रल ने भी, और मौलाना साहब के जो है उसमें अध्यक्षता में हम लोगों ने जितने भी इंतजामात करने हैं और बाकी डिपार्टमेंट के भी जो है नुमाइंदे यहाँ पे आए हैं, और किस तरह से जो है ईद का त्यौहार जो है हमारा 29, 30, 31 को मनाया जाएगा, तो उसमें किस तरह से शांतिपूर्वक तरीके से और हम लोग असिस्ट कर सकते हैं और चीज़ों को किस तरह से जो है हम लोग अरेंजमेंट करना है हमारे को, वो सारी। और उसके अलावा जो ईदगाह कमेटी के द्वारा एक एडवाइजरी भी जारी की गई है, उसको भी हम लोग हमारे ट्विटर के थ्रू और सोशल मीडिया के थ्रू उसको सर्कुलेट करेंगे। अब खबर ललितपुर से है, जहां जिला प्रशासन की तरफ से घोर लापरवाही का मामला निकलकर सामने आया है और इससे जनपद में भूमाफियाओं के हौसले कितने बुलंद है, इसका भी नजारा देखने को यहां मिलता है। जनपद मुख्यालय में ही प्रशासन द्वारा कुर्क किए गए भूखंड सुरक्षित नहीं है। भूमाफियाओं ने कुर्क किए जाने के आदेश का बोर्ड उखाड़ दिया और अवैध ढंग से कुर्क भूखंड पर प्लॉटिंग का कारोबार भी शुरू कर दिया है। बता दें कि पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष रमेश खटीक की बहू जयश्री खटीक के नाम राजघाट रोड पर आनंदपुर ट्रस्ट के सरस आश्रम के सामने 1.34 हेक्टेयर भूमि है। वर्तमान में इस भूखंड पर भूमाफिया सिंडिकेट बनाकर प्लॉटिंग कर रहे हैं और प्लॉट बेचे जा रहे हैं। प्रशासन पूरी तरह बेखबर बना हुआ है। इस पूरे अवैध कारोबार में भोपाल में बैठा एक चर्चित भूमाफिया का नाम भी सामने आ रहा है, जो स्थानीय भूमाफियाओं को संरक्षण देकर पूरा धंधा चला रहा है। जब राजघाट रोड स्थित पे जो है मेरी पत्नी के नाम पर एक जमीन है 3 एकड़ 33 डिसमिल जो खुशीलाल सहरिया से खरीदी हुई थी, जो प्रशासन द्वारा अभी सीज की गई थी गैंगस्टर एक्ट के तहत, उस पर रामचरण राठौर और अन्य लोगों द्वारा उस पे जो है प्लॉटिंग का काम शुरू किया गया है, जिसकी सूचना हमने पुलिस को भी दी है और मौखिक रूप से यहाँ लेखपाल को भी बता दिया है। एसडीएम साहब से मिलने आए थे, वो मुलाकात नहीं हो पाई है और वहां पर कब्जा किया जा रहा है, जबकि वह जमीन जो है वो प्रशासन द्वारा गैंगस्टर एक्ट में सीज है। सीज होने के बावजूद भी उस जमीन पर लगातार काम चल रहा है। चिन्हित किया गया है, वहाँ पर लिखा गया होगा कि है। जी हाँ, प्रशासन द्वारा वहाँ बोर्ड भी लगाए गए, प्रशासन द्वारा वहाँ कार्रवाई भी की गई है। उस बोर्ड को भी उन्होंने जो है खींच खाच के कहीं फेंक दिया है। वो माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हैं
कि उन्होंने प्रशासन का पूर्व किया हुआ नोटिस हटाकर इस पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया और प्लाटिंग शुरू कर दी। ना तो प्रशासन कुछ कर रहा है और ना जो जैसी खतीक है वो यहाँ वहाँ घूमकर अपनी शिकायत दर्ज करा रही है। लेकिन ताज्जुब इस बात का होता है कि यदि शासन द्वारा या न्यायालय द्वारा जब यह जमीन रिलीज की जाएगी तो प्रशासन क्या लौटाएगा। आज जनपद में हर सड़कों पर, हर कॉलोनियों में जिस तरह से भू माफिया हावी हैं, उसका एक दूसरा जागता प्रमाण यह भी है कि सरकार द्वारा, शासन द्वारा कुर्क की गई जमीन का भी उन्हें डर नहीं और वह उनसे बेधड़क और अपने दमंगई से इस जमीन पर भी प्रार्थना कर रहे हैं। मैं कृष्ण उपाध्याय, ललितपुर से। बुंदेलखंड के महोबा जिले में मानसून ने दस्तक दे दी है। मानसून की पहली बारिश ने बमौरी बेलदारन गांव में इस तरह की तबाही मचाई कि इस गांव के कच्चे और पक्के 42 मकान पूरी तरह जमींदोज हो गए, जिससे उसमें रहने वाले लोग भी बेघर हो गए हैं। मौके पर पहुंचकर जिला प्रशासन की टीम ने बेघर हुए लोगों को एक सुरक्षित स्थान पर रहने के लिए अस्थायी जगह दे दी है। साथ ही जिला प्रशासन ने इनके खाने पीने की समस्या को देखते हुए राशन किट भी वितरित करना शुरू कर दिया है। बता दें कि बुंदेलखंड हमेशा से ही दैवीय आपदाओं की मार झेलता चला आ रहा है। यहां कभी बारिश न होने के कारण सूखा पड़ता है तो कभी भारी बारिश से बाढ़ के आसार भी बन जाते हैं। हुआ क्या कि मैं चरखारी रुका था, मेरे पास एक ग्राम प्रधान जी का फोन गया कि सुबह 6 बजे बोले कि भैया यहाँ बहुत बारिश हुई है और कम से कम आधा गांव जलमग्न हो गया है। तो मैंने तुरंत उठा के एसडीएम महोदय को फ़ोन किया, उनका नंबर स्विच ऑफ जा रहा था। इसके बाद मैंने तहसीलदार साहब जी को फ़ोन किया, उनका नंबर नॉट रीचेबल जा रहा था। फिर मैंने लेखपाल जी को फ़ोन किया तो मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि देखो हम प्रयास कर रहे हैं। इसके बाद मैंने दोबारा उनको फ़ोन लगाया, मैंने कहा कुछ हुआ, तो बोले कि नहीं भैया मेरी बात हो गई है मैडम से और जो है कितने मकान गिर गए हैं यहाँ पर जो है? लगभग 25 मकान 30 मकान प्रभावित हो। क्या कच्चे मकान थे या पक्के? कुछ पक्के भी हैं, कुछ कच्चे भी हैं। जो तेजी से वृष्टि हुई, अतिवृष्टि जो तूफान जिसके द्वारा हुई है, उस परिप्रेक्ष्य में एसडीएम साहब यहाँ पहुंचे और हम लोग सभी पहुंचे हैं और सभी के खाने की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। प्राथमिक स्कूल में सोने की व्यवस्था की गई है और जो एक पैकेट है जिसमें आलू और टमाटर, मसाले और चावल और गेहूं, आटा, इसकी भी व्यवस्था की जा रही है जो जल्दी शीघ्र ही उसको वितरण होगा। लेकिन आज पूरे भोजन की व्यवस्था यहीं पर है और जब तक पूर्ण व्यवस्था सुनिश्चित नहीं हो जाती तब तक भोजन की व्यवस्था यहाँ रहेगी। साथ में मकानों के संबंध में जो गिरे हैं उनमें माननीय मुख्यमंत्री जी के स्कीम के तहत जो व्यवस्थाएं हैं, आपदा में जो व्यवस्थाएं होती है वो सुनिश्चित की जा रही है। अब यूपी बोर्ड से जुड़ी एक खबर सामने आ रही है, जहां यूपी बोर्ड ने अपने पाठ्यक्रम में एक अहम बदलाव किया है। इन महापुरुषों के नामों को लेकर यूपी बोर्ड में लंबे समय से कवायद चल रही थी। यूपी बोर्ड के विशेषज्ञों की ओर से महापुरुषों के नाम की सूची शासन को भेजी गई थी। इस पर अब शासन की मुहर भी लग गई है। यूपी बोर्ड के छात्र छात्राएं अब विनायक दामोदर सावरकर समेत 50 महापुरुषों की जीवन गाथा पढ़ेंगे। साथ ही आपको यह बता दें कि सावरकर के अलावा पंडित दीनदयाल उपाध्याय, महावीर जैन, भारत रत्न पंडित मदन मोहन मालवीय, अरविंद घोष, राजा राम मोहन रॉय, सरोजिनी नायडू और नाना साहेब की जीवन गाथा छात्र छात्राएं पढ़ेंगे। कस्में और सौगंध खाई कि हम अंग्रेजी हुकूमत के लिए काम करेंगे, जिस पर आरोप था क्रांतिकारियों की मुखबिरी का। अगर इसका इतिहास भारतीय जनता पार्टी की सरकार नौजवानों को पढ़ाएगी तो भगत सिंह का इतिहास किसको पढ़ाएगी, चंद्रशेखर आजाद का इतिहास किसको पढ़ाएगी, राम प्रसाद बिस्मिल का इतिहास किसको पढ़ाएगी, अशफाक उल्लाह खां का इतिहास किसको पढ़ाएगी, वीर अब्दुल हमीद का इतिहास किसको पढ़ाएगी, लाला लाजपत राय का इतिहास किसको पढ़ाएगी। और अगर सावरकर का इतिहास पढ़ाया जाएगा तो उन हजारों क्रांतिकारियों का अपमान है जिन्होंने फांसी के फंदे को चूमा भारत माता की आजादी के लिए, सीने पर गोली खाई भारत माता की आजादी के लिए, और ये देश आजाद हो इसलिए पूरा जीवन जेल में बिता दिया। अगर उनका अपमान करके एक माफी वीर को
अगर आदर्श बीजेपी सरकार बनाना चाहती है तो इसका जवाब ये देश और जनता दोनों देंगे। जिन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के खिलाफ मुखबिरी करने का काम किया, अंग्रेजों से 65 रुपए पेंशन पाते थे और उन्होंने बाकायदा माफीनामा लिखा जिसमें लिखा कि मैं कभी स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में भाग नहीं लूंगा। और उन्होंने लगातार देश की आजादी की लड़ाई, जिसको लेकर लाखों लाख हमारे देश के वीर शहीद हुए, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी फांसी चढ़ गए, उनके खिलाफ अभियान चलाने का काम किया। ऐसे लोगों को पाठ्यक्रम में शामिल करना दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन कभी भी सच्चाई नहीं बदलेगी। सच्चाई यही है कि जब जब सावरकर पढ़ाए जाएंगे तब तब लोग ये जानेंगे कि देश की आजादी की लड़ाई में उन्होंने भाग न लेकर उस आजादी की लड़ाई का विरोध किया था और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की मुखबिरी की थी। अब खबर अमरोहा से है, जहां नेशनल हाईवे 9 पर अवैध कट से हाईवे पार करते 7 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और 3 बाइक, 1 कार को भी सीज कर दिया गया है। साथ ही हादसे पर रोक लगाने के लिए पुलिस ने नए तरीके से यह अभियान शुरू किया है। तो अवैध तरीके से कट पार करना कुछ लोगों को महंगा पड़ा है, कुछ लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है और साथ ही गाड़ियों को भी यहां पुलिस ने सीज किया है। लगातार पुलिस इस अभियान में जुटी हुई है ताकि लोगों को सुरक्षित रखा जा सके, कोई सड़क दुर्घटना ना हो। लखनऊ में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश में बिजली कटौती को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। साथ ही हजरतगंज स्थित शक्ति भवन का घेराव भी किया गया है। वहीं प्रदर्शन कर रहे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प देखने को मिली। प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लेकर इको गार्डन भेज दिया। तो आम आदमी पार्टी ने यहां जोरदार विरोध प्रदर्शन किया है। कुछ कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया गया है और शक्ति भवन का यहां घेराव किया गया। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। नमस्कार।